So, today class 10 part 3, I think 4. आज का जो बात है हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रेजिस्टेंस की और ये तो हमने समझ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी जो होता है वो आई आर के इक्वल होता है और आर इज अ रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज करते जाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑल्सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। अब यहाँ एक कहानी है, एक्चुअल में ये हमने सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए यूज किया है। फिजिकली इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वो एक अलग चीज है जिस पे ये डिपेंड करती है, वो आज हमने सीखना है। ठीक है, तो अगर मान लो वो कहता है कि मैंने वोल्टेज डबल कर दी, इफ वोल्टेज इज डबल, now what will be the effect on resistance? The resistance will also डबल, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। यहां तक हमें कहानी समझ आनी चाहिए। अगर करंट डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ, वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे की कहानी समझने, जो कि आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, अब तो हम समझेंगे ऐसे। तो मैं एक नाम देना चाह रहा हूं, वो ये बड़ा खतरनाक सा हो गया है कॉन्सेप्ट। रुक से भाई, मत दौड़ इतना। सो द फैक्टर्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends. The factors on which resistance of a conductor depends. किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? तो पहला क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। The greater is the length, the greater will be the resistance. अब ऐसा होता क्यों है, हमें सवाल ये समझना है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या कहानी है इसके पीछे की। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही नंबर ऑफ कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन्स की है एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने कंडक्टर इतना सा लिया, तो इतने से लेंथ में थोड़े मॉलिक्यूल हैं तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम इतनी बड़ी लेंथ लेंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को नहीं यहां से यहां तक पहुंचना है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को यहां तक से यहां तक पहुंचना है। ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना है आपने। इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट हम बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, ये नहीं है कि वो उठकर यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी कैरी करके आगे को दौड़ेगा, और वो जैसे वो रेस होती है ना आपकी, क्रॉस कंट्री टाइप की, एक को दिया फिर दूसरा वो डंडा जैसे पकड़ के भागता है, फिर एक दूसरे को पकड़ा देता है, फिर दूसरे को पकड़ा, कैरी ऑन करते हैं, वैसे एनर्जी जाएगी। अब इसके बीच में अगर मान लो मॉलिक्यूल आ गया तो वो एनर्जी लूज कर रही है। तो अगर आपका पाथ छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन अगर पाथ बड़ा हो गया तो उसमें मॉलिक्यूल और ज्यादा होंगे, तो इट मीन इससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम होगी। वो बहुत जगह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराते हैं शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ग्रेटर इज द लेंथ द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके। अब आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ जो बुक्स में लिखी तो है पर कई बार हम पढ़ते नहीं है इसको। इलेक्ट्रिक करंट इज अ सरफेस फिनोमिनॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सरफेस फिनोमिनन है भैया। बीच में इतनी इसके सरफेस पे इलेक्ट्रो एनर्जी दौड़ती है, वो बल्क में नहीं दौड़ती। जैसे आप एक चौक को पकड़ो, उसको इंक वाले पॉट में थोड़ी देर रख दो, तो जब आप तोड़ोगे तो आपको लगेगा यहाँ व्हाइट होगा और यहाँ ब्लू होगा सरफेस। मतलब वो बल्क में नहीं है, सारी चौक अंदर से नहीं गिली हुई, ऊपर ऊपर से सरफेस फिनोमिनन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो सरफेस फिनोमिनन है, बल्क का कोई काम नहीं है। ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे, उतना ही है। बीच में तो मुश्किल हो जाएगी ना, बीच में तो इतने सारे एटम्स आपस में बहुत ज्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वहां से तो फिर करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इट इज सरफेस, मतलब ऊपर जो सरफेस के ऊपर के जो एक लेयर होगी उन पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। गॉट इट? तो अब वो कह रहे हैं कि द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। सेकंड पॉइंट है द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, उतनी ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगी भैया। तो पहले ने ये बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरे ने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये जगह रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब मुझे ये हटाना भी है भैया, प्रोपोर्शनैलिटी हटानी, ये नहीं चाहिए हमें। आई डोंट वांट दैट। मैंने कहा थोड़ा स्लैंग मार देता हूँ इंग्लिश में। आई डोंट वांट दैट। ओके, पर हम देसी आदमी है तो भैया ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने कहा था कि अगर इक्वल टू का साइन लेना है तो यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस केस में कांस्टेंट होगा रो। ये इट इज नॉट पी, इट इज जस्ट कर्व और फिर एक ये कर्व, तो यूं लिखते हैं, नोन एज रो। तो इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज, अब इसका नाम भी है, नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर हमने कहा था कि मैथ के लेक्चर में मैंने बताया था कि हम साइंटिस्ट बहुत आलसी होते हैं, अब कौन बार बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखता रहेगा, तो हमने इसका नाम ले दिया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब यहाँ सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बहुत मुश्किल है भैया। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो तो हमें पता है, पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है? इट डज नॉट डिपेंड completely on nature of material. For same material, for same material, the resistance may be, resistance is different. Resistance is different for different length and area. For different resistance and for different मतलब एक ही मटेरियल में रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द उसका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया या उसका लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, मटेरियल हो जैसे कॉपर वाई ली, 1 मीटर के लिए रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, 10 मीटर के लिए कुछ और हो जाएगी, 1 किलोमीटर के लिए अलग हो जाएगी। गॉट इट? व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी, इट completely depends upon, it completely depends upon which
material. That is why it is known as specific resistance. अब वो चाहे आप लेंथ जितनी मर्जी बढ़ा दो, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ही होगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। समझ गए? गॉट इट गुड गर्ल्स, गुड बॉयज? इसमें गलत हो रहा हूँ, गुड बॉयज और गुड गर्ल? तुम तो हमारे से भी बड़े हो, बुजुर्ग हो गए तुम सब लोग, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया. अब आपको एक चीज और बताता हूँ, यहां से एक बात शुरू होती है. अगर आप घर पे अपनी, आज कर मत करना ये कांड, कि मतलब घर पे जो वायर्स हैं, अगर कोई गलती से कटी हुई वायर मिल जाए, तो अगर आप उसको खोलोगे तो आपको उसमें बहुत छोटी 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 वायर दिखेंगी. जैसे मान लो ये बड़ी वायर है, और अगर आप उसको छोड़ोगे तो यूं 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 बहुत बारीक बारीक वायर मिलेगी. वाई दीज वायर, एक सिंगल वायर क्यों नहीं हमने यूज की? ठीक है? तो द कनेक्टिंग wire include very small bundle of thin wires. Thin wires. Okay. Why we use it? Because it increase the surface area. वो क्या करता है? वो सरफेस एरिया को भैया बढ़ा देता है, जो थिन वायर्स होती हैं. इसीलिए अगर आप बाहर भी देखोगे, जो खंबे पे तारें चली होती हैं, वो एक इकट्ठी बड़ी मोटी वायर नहीं होती, बहुत सारी वायर का गुच्छा होता है एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई. तो इट वाई वी यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, विच, अब ये क्या होगा इससे सरफेस एरिया इंक्रीज करने से? विच डिक्रीज द रेजिस्टेंस. विच डिक्रीज द रेजिस्टेंस, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर. थिन 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 थिन, ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. पेज 4, पेज 5. व्हेन वी टॉक अबाउट पेज 5 नहीं, पर इसके आगे वहाँ न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो दो तीन कॉन्सेप्ट के होते हैं. एक बेस्ड अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी, और एक होता है कंप्लीट न्यूमेरिकल. अब हम बात करते हैं कैसे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस if the area is doubled? If the area is doubled, what happen when we, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी जब हम एरिया को डबल कर देंगे? तो सॉल्यूशन में क्या होगा? वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना? तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 into एरिया. इट मींस द न्यू रेजिस्टेंस will be half of the original. तो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगी ओरिजिनल से. बट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू, व्हाट विल बी द न्यू resistance if the length is doubled? अब क्या हो जाएगा भैया? वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो न्यू रेजिस्टेंस, ये डैश का मतलब न्यू रेजिस्टेंस, बी ट्वाइस ऑफ लेंथ. इट मींस बी न्यू रेजिस्टेंस विल बी डबल. न्यू रेजिस्टेंस विल बी डबल, वो डबल हो जाएगी. यहां तक तो कहानी ठीक थी, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां एक और क्वेश्चन आ गया. व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस if the radius
इज डबल्ड। अब रेडियस कहाँ था, वो तो था ही नहीं हमारे पास तो था रो इज इक्वल टू लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। लेकिन तुम एक चीज भूल गई, ये वायर जो है वो सर्कुलर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हम आप आपकी न्यू रेजिस्टेंस में क्या होगा, लेंथ अपॉन पाई, और नया रेडियस जो है वो पहले का डबल है। It will be new resistance will be directly proportional to length upon pi into 4r square, तो जिसका मतलब हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वो 4 टाइम्स कम होगी, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल। अब अगर यहीं से उल्टा कर दें कि मान लो न्यू रेडियस इज हाफ, अगर मान लो उसको हाफ कर देंगे तब क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। Now resistance is directly proportional to length upon pi r square, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी भैया, लेंथ अपॉन पाई आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये मैथमेटिक्स है, ये आना चाहिए आपको। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 लेंथ पाई आर स्क्वायर। इट मींस इट विल बी न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 times, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 times, ठीक है। Now this is the cross sectional area, not surface area. Remember this one. जैसे जैसे एरिया क्रॉस सेक्शनल कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जैसे पिछले केस में, ठीक है। सो बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। ये हो गए प्रोपोर्शनल वाले बेस पर, कि जहां आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे निकाल सकते हो। इसके बाद आप वो क्वेश्चन आ सकते हैं सेकंड टाइप में, कि आप वो वैल्यूज देंगे और आपको फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, find the resistance of X element whose specific resistance, whose resistivity is 0.29, the length is 4 meter and the area is 0.3 mm। ऐसा नहीं, पहले इजी ले लेता हूँ, 0.3 मीटर, सिंपल ले रहा हूँ मैं, अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, दैट इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ये तो मुझे पता है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझे रेजिस्टिविटी दी है, यस दी है। क्या मुझे लेंथ दी है, दी है। क्या मुझे एरिया दिया है, तो मैं सिर्फ वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज 0.29 इंटू 4 अपॉन एरिया 0.3। गॉट इट। इस तरीके से फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, एक्सक्यूज मी, उसको करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप उनको उनकी गिवन थिंग्स लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो एंड देन सब्स्टिट्यूट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरे पास प्रदीप की बुक है, इसमें कुछ एक और कॉन्सेप्ट है, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। देन greater is the temperature, greater is the resistance, greater is the resistance। जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। सवाल ये है क्यों, क्योंकि जब तो आप गर्म करोगे तो उसका सरफेस एरिया तो बढ़ जाता है, थिंग्स एक्सपैंड ऑन टेम्परेचर। ये पढ़ा ना हमने बचपन से, कि जब गर्मी होती है तो लो चीजें फैलती हैं। जैसे आपका दिमाग गुस्से में गर्म है तो आप फैल जाओगे, लड़ पड़ोगे किसी के साथ। जिस तो नो लाइफ के साथ जोड़ के देखो ना भैया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ से कहानी का बदल भी है, ये पता करना, ठीक है जी। कहानी क्या कह रहा है वो समझो बड़े ध्यान से।
वो कह रहा है ग्रेटर इज द टेम्परेचर। अब हो क्या रहा है, मान लो ये आपके पास कंडक्टर था, ये शांत बैठे हुए थे मॉलिक्यूल इसके बीच में, अरे और ये कुछ नहीं बोल रहे थे किसी को। इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहां से टकराते हुए निकल रहे थे। ठीक है, हुआ क्या, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो होता क्या एक्चुअल में मटेरियल में, ये केमिस्ट्री है। The moment you increase the temperature, what will happen, the molecules start vibrating more with a more frequency, with a more wavelength from their mean position. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से घूमना ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो पहले तो देखो वो आराम से निकल रहे थे बेचारे, मान लो ये दो एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल रहा था। अब क्या हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इधर को और ये इधर को मूव करना शुरू हो गया, तो नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम इंक्रीजेज, इसका मतलब क्या है कि भैया रेजिस्टेंस बढ़ गई, एनर्जी लूज करना शुरू कर। तो इसीलिए जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होती है, देयर इज अ मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होती है, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो यूजुअली वो लीस्ट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे भी कम। तो दुनिया में बहुत सारी पैसा इसीलिए वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूस वर्कआउट करते हैं कि किसी तरीके से रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, सो दैट कि देयर शुड बी अ लेस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ भी एक बड़ी मजेदार बात है कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नेसेसरी एविल। जैसे आपने छोटी क्लासेस में फ्रिक्शन का पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नेसेसरी एविल बिकॉज विदाउट रेजिस्टेंस यू कैन लाइट अप अ बल्ब। बल्ब में रेजिस्ट लाइट ही तब आती है जब उसमें रेजिस्टेंस होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो जो वहां होता क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। ऐसी जो आपके स्पीकर हैं, इन दैट द लाइट एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही हीटर ठंड में जब ठंड लगी है, हीटर लगा दो जी, हीटर लगा दो, हीटर में क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, क्योंकि वो एलिमेंट गर्म होता है, फिर वो लाल जैसा होता है तो आपको गर्म लगता नहीं है, गर्मी सी आनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ इलेक्ट अगर मान लो तुमने स्विच ही नहीं लगाया तो हीटर गर्मी थोड़ी नहीं देगा, वो तो तभी देगा ना जब आप कनेक्ट करोगे। जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ जाएगी, वहाँ रेजिस्टेंस है, और जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये सीखा कहाँ तीन में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में, साउंड में और हीट में। अगर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कुछ और सेटअप के साथ चलें तो वो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, जैसे कि ट्रेन्स वगैरह मूव करती हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स में ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हाउ वी कन्वर्ट इट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म करें। कल जो हम काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर, ये जो टिपिकल न्यूमेरिकल, वेदर इट इज फ्रॉम प्रदीप, सृजन, ओसवाल, कहीं से भी आप मैसेज में क्वेश्चन भेज सकते हैं चैट बॉक्स में। वैसे आएगा नहीं वो मुझे पक्का पता है, नहीं और फिर भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों।